गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका है गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन का पार्ट आपका इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्पेरिकल सेल और होलो स्फीयर। ठीक, अब देखिए बात हमने किसकी करनी है, थिन स्पेरिकल सेल की। मतलब आपका इसमें जो होलो स्फीयर होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे गॉसियन थ्योरम को यूज करते हुए। अब जो थीन आपका है तो नेचुरल की चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रहेगा, इनसाइड उसके चार्ज आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपस में 3 पॉइंट बनेंगे हमारी ऑब्जर्वेशन के, और जो 3 पॉइंट आपस में बनेंगे वो कौन कौन से होंगे वो हमने यहाँ पर देखने हैं। पहला पॉइंट आपका एट अ पॉइंट आउटसाइड द सेल, पहला क्या है आउटसाइड द सेल। दूसरा हो जाएगा एट द सरफेस ऑफ सेल, और थर्ड आपका हो जाएगा इनसाइड द सेल। अब जो पहला पॉइंट हम लेकर चलें आउटसाइड द सेल, तो उसमें देखिए जो आपने करना है तो आप यहाँ पर क्या लेकर चलिएगा। आपने कहा कि सेल आपस में ये था जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर ओ है। अब आउटसाइड पॉइंट मैंने लिया पी, और पी पॉइंट मेरा ओ पॉइंट से आर डिस्टेंस पर है। तो नेचुरल क्या है, जो आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेरा है ये रेडियस ऑफ स्पेयर से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा, तभी ये बाहर मेरा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, पी पॉइंट जो मैंने लिया है आर डिस्टेंस से, ओ सेंटर से आर डिस्टेंस के इक्वल मैंने गॉसियन सरफेस वहाँ पर ड्रा करना है। तो स्पेयर को देखिए गॉसियन सरफेस स्पेरिकल ही यहाँ पर बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप इसको स्पेरिकल ड्रा कर दीजिए जिसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल आर। अब जो स्मॉल आर रेडियस का उसमें स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बना है, अब यहाँ पर ये पूरे चार्ज प्लस क्यू को इंक्लूड करता है, ध्यान रखना। ठीक, अब इसने कहा कि जितने मर्जी मैं यहाँ पर एरिया वेक्टर ड्रा करूँ सबके सब एरिया वेक्टर मेरे आउटवार्ड जाएंगे, नॉर्मल होंगे, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पूरे चार्ज के कारण मुझे पता है कि रेडियली आउटवार्ड ये रहेगी। अब जब यहाँ पर आपने कहा तो ई और डी एस में आप जब एंगल देखोगे तो एंगल बनेगा इनके बीच में क्या, दोनों डायरेक्शन आपकी सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब कि एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर गॉस थ्योरम को अगर आप यूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा आपस में, उसके अकॉर्डिंग आपका में आएगा यहाँ पर ई डॉट डी एस इक्वल टू क्या बाई एप्सिलॉन आपका में आएगा। ई डी एस कॉस थीटा आपके पास में आ जाएगा। थीटा मैंने वो देखना जो ई और डी एस के बीच में बना, और यहाँ पर 0 डिग्री मेरा यहाँ पर एंगल है, तो ई डी एस कॉस 0 मेरे पास में ये बन जाएगा, और इक्वल किसके आ जाएगा ये क्या बाई एप्सिलॉन नॉट का। देखिए अब आपको यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज ही आपके पास में इंक्लोज होता है आपके सरफेस में। अब जो यहाँ पर ई डी एस आया मेरा क्या बाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास में, अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द गॉसियन सरफेस कांस्टेंट होगी, तो मैं उसको ले जाऊंगा इंटीग्रेशन से बाहर। डी एस का इंटीग्रेशन मैंने करना है ओवर द क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब डी एस का इंटीग्रेशन अगर मैं करूँ तो इसका मतलब कि आपके पास में पूरा सरफेस आएगा स्पेरिकल सेल का या होलो स्पेयर का, और उसका सरफेस एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर रखकर चलूँ क्या बाई एप्सिलॉन नॉट मेरे पास में ये बनेगा, जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में आई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बाई आर स्क्वायर आपके पास में ये आएगा। अब यहाँ पर ये अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वेक्टर फॉर्म में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्शन आर कैप भी साथ में लगा कर चलूंगा, और आर कैप मेरे पास में होगा यूनिट डायरेक्शनल वेक्टर मेरे पास में ये बनेगा। अब ध्यान से देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आपके पास में आया है ड्यू टू स्पेरिकल सेल या होलो स्पेयर, ये कुछ वैसा आया है जैसा आपने पढ़ा था एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस आर पर। इसका मतलब कि पूरा का पूरा स्पेयर के ऊपर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट आपने करवाया है ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। अब जो सेकंड पॉइंट आपने नोट करना है केस नंबर सेकंड या फिर सेकंड पॉइंट ऑब्जर्वेशन का जो आपके पास में रहेगा वो क्या रहेगा, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। सेल के सरफेस पर अगर मैं बात करूं, अब सेल के सरफेस की अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने निकालनी है। अब सरफेस का मतलब है कि जो आपने ये पूरा लिया है इसका जो सरफेस भी यहीं पर होगा, और गॉसियन सरफेस भी आपके पास में यही यहाँ पर ये बनेगा। तो पी पॉइंट मैंने अब यहाँ पर ले लिया जो डिस्टेंस आर पर ही आ जाएगा, मतलब मेरे पास में क्या हुआ ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस मेरी थी पहले केस में वो स्मॉल आर इक्वल हो गया कैपिटल आर के।
तो इक्वेशन जो पहले वाली बन जाएगी मेरे पास में 1/4πε0 क्या बाई आर स्क्वायर मेरे पास में आ जाएगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर कैपिटल आर आपके पास में आया है और ये रेडियस है आपके स्पेयर की। अब चार्ज क्या हो कितना होगा, चार्ज क्या हुआ आपके पास में होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपके पास में सिग्मा है और एरिया आपके पास में 4πr² है। तो यहाँ पर क्या की वैल्यू आप रख दीजिएगा, क्या हो इंटू 4πε0 4πr का स्क्वायर आपके पास में आ जाएगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है सिग्मा बाई ε0। अब बड़े ध्यान से देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया है सिग्मा डिवाइड बाई ε0 आपके पास में आया है, जहाँ पर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी गिवन सरफेस के लिए ध्यान रखना हमेशा कांस्टेंट होती है। ε0 आपके पास में परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, तो ये भी आपके पास में कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो यहाँ पर आई है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आपको देती है और मैक्सिमम वैल्यू आपके पास में ये बनेगी चार्ज की, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब जो आपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करनी है, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, वो पॉइंट जो सेल के इनसाइड है, अंदर है। अंदर का मतलब कि r' मैंने वहां पर कोई पॉइंट ले लिया, जो r' मेरा होगा रेडियस r से स्मॉल, ये पॉइंट वहां पर। अब आपने बात करनी कहाँ पर, जो स्पेयर मेरा था ये था रेडियस कैपिटल R का। अब कैपिटल R रेडियस में मैंने इनसाइड बात करनी है। इनसाइड का मतलब कि जो r' पॉइंट मेरा होगा, r' डिस्टेंस मेरी होगी ये बहुत कम होगी रेडियस के कंपैरिजन में। कम होने का मतलब कि तभी ये इनसाइड मेरे पास में लाई करेगा, अदरवाइज ये पॉइंट आपके पास में या तो सरफेस पर लाई करेगा या फिर आउटसाइड द सरफेस आपका लाई करेगा। अब यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट P, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब P पॉइंट पर मैंने एरिया वेक्टर ड्रा किया ds, और यहाँ पर बड़े ध्यान से आप देखिए जो गॉस थ्योरम कहती है वो कहती है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्याउ बाई ε0। क्याउ मेरा था चार्ज इंक्लोज विद इन द गॉसियन सरफेस। अब सरफेस भी मैंने ड्रा कर लिया रेडियस r' का, लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज मेरा नहीं होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया गया कि स्पेयर आपका होलो है, स्पेयर आपका होलो है, तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। चार्ज तो आपका जीरो है, और अगर आपका चार्ज ही जीरो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी हर कंडीशन में जीरो बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपस में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण ही एग्जिस्ट करती है। अब देखिए जो यहाँ पर आपने बात करनी है, अगर आपने जो 3 केस डिस्कस किए हैं, 3 पॉइंट्स आपने कैलकुलेट किए हैं, उनको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब जो मैंने बात की ओरिजिन ओ की, मतलब ओरिजिन ओ का मतलब है कि यहाँ पर सेंटर ओ से रेडियस r तक का स्पेयर मैंने ड्रा किया था और ये स्पेयर यहाँ पर आपके पास में ड्रा हो जाता है। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास में सेंटर पर और r डिस्टेंस तक या r रेडियस तक जीरो थी, क्योंकि इनसाइड आपका चार्ज था ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जीरो। तो यहाँ पर आपने इसको दिखा देना है, ठीक। लेकिन उसके बाद सरफेस पर आपने बताई थी कि कितनी आई थी, सिग्मा बाई ε0 आपस में आई थी, और सिग्मा बाई ε0 आपस में मैक्सिमम वैल्यू देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास में ई मैक्सिमम यहाँ पर है, लेकिन इसके बाद आपस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/r² के साथ में वेरी करती है। 1/r² के साथ में वेरी करने का मतलब कि इनवर्स के लॉ को ये ओबे करती है, डिस्टेंस बढ़ने पर फील्ड आपका घटता जाएगा। तो ये वहाँ पर आपस में इस वे से नॉन लीनियरली वहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी। तो ये होगा आपस में वेरिएशन किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर का। क्लियर है। अब जो आपने ये एप्लीकेशन यहाँ पर ये की है, बड़े ध्यान से इसको कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी एप्लीकेशंस आपके गॉस थ्योरम के हैं, सबके सब एप्लीकेशंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।